हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो हमने शुरू की हुई है एनसीईआरटी की कंप्लीट समरी। हमने 6th और 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है ज्योग्राफी की, और आज हम करने वाले हैं 8th क्लास का 3rd लेसन। इसके हमने 2 लेसन कर लिए हैं। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि कल वाला जो हमने लेसन किया था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा सेशन हो गया था। तो हमने सोचा कि चलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। व्हाट इट मीन्स कि खनिज और शक्ति संसाधन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि खनिज और शक्ति संसाधन होते कौन कौन से हैं, और इनको हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, ये निकाले कहाँ कहाँ से जाते हैं, ये कौन कौन से देशों में फैले हुए हैं, और इनको हम और ये किस प्रकार के होते हैं, कि हम ये इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, कि ये ख़त्म होते जा रहे हैं तो हम इनको बचा कैसे सकते हैं। इन्हीं सभी बातों का हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम मिनरल से शुरू करते हैं कि मिनरल्स। चलिए हम एक घर वाली एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मिनरल होता क्या है। जैसे कि आप अगर कुछ नमक खाते हैं ना सब्जियों में, सभी सब्जियों में नमक पड़ता है, क्या साल्ट पड़ता है। जो सॉल्ट की जो मात्रा होती है वो हमें हमारे फूड में उसे डाला जाता है। और जो पेंसिल होती है, पेंसिल का आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा। तो उस जो पेंसिल में जो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, वो क्या है, वो मिनरल्स है। जो नमक है वो क्या है, मिनरल है। ठीक है, तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि मिनरल होते क्या हैं, कि अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। कि एक ऐसा प्राकृतिक रूप से एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसी चीज होती है जिसका एक रासायनिक संगठन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, उसे हम मिनरल कहते हैं। और ये समान रूप से नहीं बांटे हुए, इनका जो वितरण है ये समान रूप से नहीं है। जिस तरह हमने काफ़ी बार ये पढ़ चुके हैं कि जैसे कि एक जगह पे वर्षा बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। जैसे कि अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है या थार डेजर्ट है राजस्थान का, भारत की, यहाँ पर जो वर्षा है वो बहुत ही कम होती है। और वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जैसे कि मेघालय में, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है हमारे भारत के। और भी बहुत सारे जो ट्रॉपिकल एरिया पर, जो भूमध्य रेखा पर जितने भी देश पड़ते हैं वहाँ पर बारिश जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी तरह ये जो मिनरल्स हैं इनका जो वितरण है वो क्या है, वो भी समान नहीं है। कहीं पर आपको मिनरल ज़्यादा मिलेंगे, कहीं पर आपको कम मिलेंगे। हमें कोई पक्का नहीं पता कि आपको मिनरल मिलेंगे कहाँ पे, जो खनिज संसाधन है वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसका कोई पक्का पता नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें की जाती हैं, खनन किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, और बहुत सारे ऐसे ही किए जाते हैं जिससे हम इन मिनरल्स का पता लगाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो ये जो मिनरल्स हैं ये हमें पत्थरों से मिलते हैं, ठीक है, या फिर किसी जगह पर मिलेंगे, किसी विशेष जगह पर, या फिर इनको पत्थरों से निकाला जाता है। और ये कई बार ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर हमें हमारा पहुँचना बिल्कुल ही नामुमकिन होता है, जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते। जैसे कि ये हमारी ग्लोब है, यहाँ पर अब कौन सी रेखा है, यहाँ पर इक्वेटर है, ठीक है, भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ पर स्थित है। और यहाँ पर आपको याद होगा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पोल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर और एक और रेखा थी, यहाँ पर और यहाँ पर थी आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ वाले इलाकों में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पर जो आबादी रहती है, लोग रहते हैं वो बिल्कुल ही ना के बराबर रहते हैं। तो वहाँ पर अगर खनिज संसाधन है, जो मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, अगर वहाँ पाए जाते होंगे तो वहाँ पर लोगों का उसका खनन करना, वहाँ से लाना थोड़ा बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस तरह की जो बातें हैं इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी भी मैटर करती है कि वहाँ पर हम खनिज निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो ये जो खनिज संसाधन है ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है, इनको इंसानों ने नहीं बनाया, ये अपने आप बनते हैं। इनका ह्यूमंस ने कोई इसमें अपना इंटरफेरेंस नहीं किया हुआ है। और इनकी खुद की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हम, जैसे इनका जो कलर होता है, कलर या डेंसिटी, घनता के हिसाब से, या उनकी सख्ताई कितनी है, हार्डनेस कितनी है, सख्त कितने हैं, और उनकी खुद की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि वो सूरज की किरणें पड़ी ऊपर या वर्षा हुई तो वर्षा में घुल जाते हैं। जैसे नमक है, नमक क्या घुल जाता है कि नहीं घुलता है। इसी तरह की जो बातें हैं कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सभी के बारे में
हम पढ़ेंगे कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ मिनरल्स कि ये जो खनिज संसाधन है वो कितने प्रकार के हैं, खनिज संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो ये देखेंगे ये जो मिनरल्स होते हैं इनको हम मेनली मेटलिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में हम बांटते हैं। किसमें? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, धात्विक और अधात्विक। धात्विक से आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पर आपको लिखा है कि एक फेरस है और एक नॉन फेरस है। फेरस कौन सा होगा? जिसमें लोहे की मात्रा होगी, और नॉन फेरस कौन सा होगा? जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? जो पत्थर होते हैं, ठीक है, पत्थर, ठीक है, ये पत्थर है। अब इसमें से जब ओर्स निकाल लिए जाते हैं, इसको माइन किया जाता है, ठीक है, इसमें से जब मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं उसे हम ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर्स। और मेटालिक मिनरल के बारे में पढ़ेंगे, धात्विक जो मिनरल है, ठीक है, धात्विक मिनरल। धात्विक मिनरल को भी आगे सब डिवीजन की हुई है दो भागों में। कौन कौन से? फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस क्या है? जिसमें लोहे की मात्रा होगी। नॉन फेरस जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी। और नॉन मेटालिक आपको ऐसे नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें मेटल बिल्कुल नहीं होगा, लोहा तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी हम देखेंगे कि मेटालिक कौन से होते हैं? जिसमें मेटल होता है, ठीक है, और मेटल में हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गर्मी तो आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप घर में जो तवा होता है जिस पे रोटियां पकाई जाती हैं उसमें हीट पास हो रही है ना, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये एक मेटल है। और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें पास होगी, और उसमें लश्चर और शाइन। अब अगर लोहे को देखते हो ना आप, कैसे चमकता है, शाइन करता है, तो ये सभी क्या है? ये मेटालिक मिनरल्स हैं। क्या है? मेटालिक मिनरल्स। अभी हम इनको देखेंगे, इनको भी दो भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि पहले तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं आयरन ओर की। मेटालिक मिनरल्स की एग्जांपल कौन कौन सी होगी? जैसे कि आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट, मैंगनीज और ये सभी एग्जांपल किसकी है? मेटालिक की। अब इनको भी सब डिवीजन की हुई है दो भागों में। कौन कौन सी? फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस कौन से होंगे? जिसमें लोहे के तत्व होंगे, और नॉन फेरस जिसमें लोहे के तत्व बिल्कुल नहीं होंगे। तो फेरस की हम बात करेंगे। फेरस जिसमें लोहे के तत्व होंगे कौन कौन से होंगे? जैसे आयरन ओर, मैंगनीज एंड क्रोमाइट्स। क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। इन सभी में क्या होगा? इन सभी में लोहे की मात्रा होगी। और नॉन फेरस कौन कौन से हो सकते हैं फिर? जैसे कि गोल्ड। गोल्ड तो आपको पता होगा, सभी गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर, चांदी, कॉपर, तांबा, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी, इन सभी का आप सिक्के भी देखते होंगे, इनके सिक्के भी होते हैं, ठीक है, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो इसका ये कौन से आ गए? ये नॉन फेरस हैं। कौन से? ये नॉन फेरस हैं। कौन से वाले? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड। और जो मेटालिक में फेरस थे वो कौन कौन से थे? उसमें थे हमारे आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। अभी हम नॉन मेटालिक की बात करेंगे कि जो नॉन मेटालिक है, अधात्विक खनिज पदार्थ हैं, वो कौन कौन से होंगे अधात्विक? तो इसमें कौन कौन से होंगे? जैसे कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर आपने सुना होगा, माइका, ठीक है, माइका, अभ्रक, जैसे कि जो मोटरें होती हैं हमारी, जो हमारे घर में इस्तेमाल हो रही हैं, तारों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उसमें माइका का इस्तेमाल किया जाता है। और जिप्सम, जिप्सम, ये सभी कौन से हैं? ये नॉन मेटालिक है। आपने इनको वैसे याद कर लेना है मोटा मोटा, किसमें मेटल का प्रयोग नहीं होता। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। और जो कोल एंड पेट्रोलियम तो आपने सुना ही होगा, कोयला और पेट्रोलियम जो होता है, ये भी क्या होते हैं? ये भी नॉन मेटालिक ही खनिज पदार्थ हैं। और ये जो मिनरल्स हैं इनको कौन कौन से तरीकों से निकाला जा सकता है? तो इनके भी तरीके हैं, तो उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो इन्हीं तरीकों को हम देखेंगे कि ये कौन कौन से तरीके होते हैं। अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइनिंग। आपने पढ़ा होगा, हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया था कि जो माइनिंग होती है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, प्राथमिक एक्टिविटी, जैसे कि फिशरीज हो गई, खेती बाड़ी करते हैं हम, ये सभी क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहले माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स, कि जब भी हम पत्थरों से जब खनिज पदार्थों को निकालते हैं जो कि धरती के अंदर दबे हुए हैं, ठीक है, ये धरती क्या है? धरती के अंदर ना कुछ रॉक्स होंगी, ठीक है, हम उनको पहले निकालेंगे, ठीक है, तो फिर उसमें से हम जो मिनरल होगा, क्या खनिज पदार्थ होगा, उसको निकालेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनिंग। मिनरल दैट लाई एट शैलो डेप्थ, कि जो मिनरल्स होते हैं बहुत ही गहराई में होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गहराई में होंगे, अब उनको हम निकालेंगे, ठीक है, सरफेस जो लेयर होगी यहाँ की, उसके नीचे से जाके हम उसको निकालेंगे, तो उसे हम ओपन
कास्ट माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, ये माइनिंग की सब टाइप है कि माइनिंग के अंडर आते हैं कि हम धरती के अंदर उसको बहुत ही गहराई से निकालेंगे, उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग कहेंगे। और डीप बोर्स जब भी बहुत ज़्यादा गहरे कर दिए जाएं, ठीक है, ये इसमें इतनी ज़्यादा गहराई नहीं की जाएगी, इसमें ज़्यादा इतना हम ज़्यादा अंदर गहराई में नहीं जाएंगे। पर इस शाफ्ट माइनिंग में, ठीक है, शाफ्ट माइनिंग में हम बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट अ ग्रेट डेप्थ। मीन्स ग्रेट डेप्थ का मतलब ये है कि बहुत ही गहराई में उनको निकाला जाता है, उसे हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। अब दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। और जो पेट्रोलियम है, आप पेट्रोलियम अपनी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, हम घरों में जो हमारे जो गैस सिलेंडर हैं, ठीक है, उनमें हम गैसेस यूज़ करते हैं, तो ये सभी हम जब यूज़ करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि ये आए कहाँ से हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। तो हमारा जो पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, जो प्राकृतिक गैस है, ये हमारी धरती के बहुत ही ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं। तो इनके लिए क्या खोदे जाते हैं? कुएं खोदे जाते हैं बहुत ही गहराई तक। ठीक है, बहुत ही गहराई तक। इसके लिए हम ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिलिंग, उसे हम ड्रिलिंग कहते हैं। अभी शाफ्ट माइनिंग और ड्रिलिंग में यही फ़र्क है कि शाफ्ट माइनिंग में हम इतनी गहराई में नहीं जाते, ड्रिलिंग में हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं। और मिनरल्स लाई नियर द सरफेस एंड सिंपली डग आउट, कि जो सरफेस पे होगी जो मिनरल्स, ठीक है, हम उसको सीधा खोद के निकाल लेंगे, उसे हम क्वेरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्वेरिंग कहते हैं। सरफेस पे होगी, इसके लिए ज़्यादा खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और माइनिंग क्या थी? माइनिंग में हम उन रॉक्स से जब रॉक को निकाल कर उसमें से हम जब उसको निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे माइनिंग कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अभी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। ये थोड़ा सा आपको स्टैटिक पोर्शन इसमें ज़्यादा मिलेगा, फिर भी आप समझने की कोशिश करना। इतना इम्पोर्टेंट, वैसे तो इम्पोर्टेंट तो सभी है, वो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, फिर भी आपने साथ बनाए रखना है और ध्यान से समझना है। जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो खनिज संसाधन है, खनिज पदार्थ हैं, वो पत्थरों में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, चट्टानों में मिलेंगे। पर ये कौन कौन सी चट्टानें हो सकती हैं? हमने 3 टाइप्स ऑफ चट्टानें पढ़ी थी। कौन कौन सी? इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये 3 चट्टानें होती हैं, ठीक है। और जो मेन जो हमें मिनरल मिलता है, सबसे पहली बात जो मेटालिक मिनरल है, ठीक है, कौन सा? धात्विक मिनरल। वो हमें कौन सी चट्टानों में मिलेगा? वो हमें मेनली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलेगा। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे उसमें हमें मेनली बात है कि हमें मेनली जो मिलते हैं मेटल्स, वो नॉन मेटल मिलते हैं। और जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स कौन सी रॉक्स में मिलते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जनरली यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो हमें मेटालिक मिनरल्स जो मिलते हैं वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। और जो आयरन ओर होता है, ठीक है, मेनली जो आयरन ओर है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं नॉर्थ स्वीडन। कहाँ पर? नॉर्थ स्वीडन। और जो कॉपर एंड निकल है, ठीक है, कॉपर एंड निकल, इसके डिपॉजिट कहाँ पर हैं? ओंटारियो कहाँ पर है? कनाडा में है, कनाडा में। और आयरन, निकल, क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनियम, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अभी हमने बात की थी ना कि जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगी, आग्नेय चट्टानें होंगी, और इसको रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, मेटामॉर्फिक को। इग्नियस कौन सी थी? आग्नेय चट्टानें, मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानें। और सेडिमेंट्री कौन सी रॉक्स थी? अवसादी चट्टानें। इन जो रॉक्स में जो हमें मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, वो कौन से होंगे? मेटालिक मिनरल्स होंगे। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स में आमतौर पे जो हमें मिलेंगे वो कौन से होंगे? नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, ठीक है, चूना पत्थर। ये कौन से मेटल हैं, मिनरल्स हैं? ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, जिसमें लोहे का बिल्कुल नहीं होता, मेटल बिल्कुल नहीं होता उसमें। और इन्होंने लाइमस्टोन की एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि लाइमस्टोन के जो डिपॉजिट है वो कहाँ पाए जाते हैं? काकेस रीजन है। काकेस एक प्रकार का पहाड़ है, वो कहाँ पर पाया जाता है? फ्रांस में पाया जाता है, ठीक है। एक मैंगनीज के इन्होंने डिपॉजिट बताया है, ये भी जॉर्जिया में और यूक्रेन में पाए जाते हैं। और फॉस्फेट अल्जीरिया में पाया जाता है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। और जो मिनरल हैं, ठीक है, मिनरल फ्यूल्स, जो कोल एंड पेट्रोलियम है, ये भी
मेनली सेडिमेंट्री स्ट्राटा में ही पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम आमतौर पे उसमें ही पाए जाते हैं। और आपने अभी ये देखा था कि जो पेट्रोलियम एंड कोल है ये है क्या, ये नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, अधात्विक खनिज पदार्थ हैं, ये सेडिमेंट्री में पाए जाते हैं। बड़े ध्यान से आपने इसको याद रखना है कि इग्नियस एंड जो यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे। अब बात करेंगे एशिया की। हमने तो ऊपर ऊपर मोटा मोटा देख लिया कि इस जगह पर हमें ये जो खनिज पदार्थ हैं मिलते हैं। अब हम बात करेंगे एशिया की। एशिया में हमारा भारत, प्यारा भारत भी आता है, पाकिस्तान, चाइना, ये सभी जो नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सभी एशिया में ही आती हैं। तो हम इनकी बात करेंगे कि ये जो एशिया में है इसमें सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया, चाइना और भारत का जो इसमें आयरन ओर है वो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, एशिया में। एशिया की बात कर रहा हूँ मैं। और इस कॉन्टिनेंट में पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, ये पूरे विश्व की बात की है इन्होंने, इस पूरे विश्व का लगभग हाफ ये कॉन्टिनेंट है जो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है पूरे विश्व का टिन। क्या करता है, टिन। और चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। कि जो चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया है ये विश्व में सबसे ज़्यादा टिन जो है वो उसका उत्पादन करते हैं, उसको निकालते हैं। और जो चाइना है वहाँ पर आपको लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन, ये तीनों मेटल्स हैं, इनका उत्पादन चाइना करता है सबसे ज़्यादा। और एशिया में कौन कौन से डिपॉजिट पाए जाते हैं, मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, ये सभी जो मिनरल्स हैं इनका उत्पादन पूरे एशिया में किया जाता है। और स्विट्ज़रलैंड में आपको बड़ी जान के हैरानी होगी, स्विट्ज़रलैंड में एक भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है, एक भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है। अब हम बात करेंगे यूरोप की, ठीक है। यूरोप में बड़े ही सारी यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं, बहुत सारी कंट्रीज है इसमें। तो यूरोपियन में मेन जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कि सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता है, आयरन ओर का, पूरे वर्ल्ड में। अभी इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। और जो कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर, कि जो सबसे ज़्यादा, ये तो बात थी कॉन्टिनेंट की, ठीक है, कॉन्टिनेंट में ये सबसे ज़्यादा आयरन ओर का उत्पादन करता है। अगर वही बात हम आयरन ओर की कंट्री वाइज करें तो उसमें रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और जो मिनरल डिपॉजिट है, किस किस का मिनरल डिपॉजिट, कॉपर का, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल ओर। निकल ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप का मतलब कि ये पूर्वी यूरोप का जितना भी एरिया है उसमें जितनी कंट्रीज आती हैं लगभग वहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता है। किस किस का, इसका कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल्स। एंड यूरोपियन रशिया, कि जो आपको पता है यूरोप और रशिया को कौन से पर्वत हैं, कौन से माउंटेन्स हैं जो अलग करते हैं, ये भी हमने एनसीईआरटी की समरी में पढ़ा था। अगर आपको ये क्वेश्चन के जवाब नहीं आ रहे तो आपको रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको यूराल पर्वत अलग करते हैं, किसको, एशिया एंड यूरोप को, ठीक है, एशिया एंड यूरोप को, वो दोनों जो यूराल पर्वत हैं इन दोनों को अलग करते हैं। तभी तो इन्होंने लिखा हुआ है कि यूरोपियन रशिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका की। तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में हमें कौन कौन से डिपॉजिट मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में जो हमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। अभी हम 3 भागों को देखेंगे कि ये कौन कौन से 3 भाग हैं। एक तो है कैनेडियन रीजन, ठीक है, वैसे आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका में मेनली 3 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। इस वाले साइड में कनाडा आ जाता है, इस वाले साइड में क्या आ जाता है, इस वाले साइड में आ जाता है यूएसए, नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये वाली साइड में आ जाता है मैक्सिको। और यहाँ पर बहुत सारी सेंट्रल अमेरिका की छोटी छोटी कंट्रीज आ जाती हैं। और यहाँ पर आपको पता ही है ब्राज़ील आ जाता है, यहाँ पर चिली है, यहाँ पर इक्वाडोर, पैराग्वे, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, बहुत सारी यहाँ पर कंट्रीज आपको मिल जाएंगी। और इसी की हम बात करेंगे कि जो इसका जो एरिया है इसको कितने भागों में बांटा जाता है जी। हमने अभी नॉर्थ अमेरिका की बात करनी है, हमने किस किस की बात कर ली, हमने यूरोप की बात कर लिया, ठीक है, एशिया की बात भी कर लिया। अभी हम उसकी बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमें इनको कैनेडियन रीजन में बांटा गया है, ग्रेट लेक्स ऑफ द ग्रेट लेक्स यहाँ वाले रीजन में है लगभग मेरे अकॉर्डिंग, कि हमने देखा हुआ है यहाँ पर कि जो लेक्स हैं यहाँ पर जो 5 लेक्स हैं, जो विश्व की जो सबसे बड़ी
यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक है, शुद्ध पानी की झील है, वो यहाँ पर ही है, ठीक है। लेक सुपीरियर उसका नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला भाग तो आ गया कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ ग्रेट लेक्स, इसके बाद आ गया अपलेशियन रीजन, ठीक है। कौन सा? अपलेशियन रीजन। अपलेशियन रीजन के बाद आ गया माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, कि यहाँ पर माउंटेन रीजन्स हैं वेस्ट के, वहाँ पर इन 3 भागों में जो सबसे ज़्यादा यहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं वहाँ यहीं पर पाए जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो हो गया आयरन और, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन, कि इनको यहाँ पर माइन किया जाता है, निकाला जाता है यहाँ से। और जो कोल है, ठीक है, ये कैनेडियन शील्ड की बात की है, ये सभी जो आयरन और, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड, ठीक है, कैनेडियन शील्ड में। अब हम बात करेंगे कि कोल इन द अपलेशियन रीजन, कि ये जो अपलेशियन रीजन है यहाँ पर अपलेशियन रीजन, यहाँ पर मेनली किसका उत्पादन किया जाता है? कोयले का। और यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का कोयला होता है। भारत भी उत्पादन करता है कोयले का, पर जो भारत में कोयला पाया जाता है, जो कोल पाया जाता है, उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही चीप क्वालिटी होती है, वो अच्छे से जलते भी नहीं है, और जो पोल्यूशन होता है वो भी बहुत करते हैं। अभी हम देखेंगे वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, ठीक है, इस वाले साइड की बात की है इन्होंने। यहाँ पर आपको कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर के यहाँ पर डिपॉजिट मिलेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका यहाँ पर है, साउथ अमेरिका, ये देखिए साउथ अमेरिका। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये अफ्रीका है। ये पता ही है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर अंटार्कटिका और यहाँ पर आर्कटिक सर ओशन। तो देखते हैं अभी साउथ अमेरिका में ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड नॉन ओर इन द वर्ल्ड, कि यहाँ पर जो आयरन ओर है, आप यहाँ पर बात को ध्यान दे रहे हैं, हाई ग्रेड मीन्स कि जो सबसे उच्च क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन है, आयरन ओर है, वो ब्राज़ील उत्पादन करता है। अब आ गया चिली एंड पेरू, ये 2 कंट्रीज हैं किसकी? साउथ अमेरिका की। हम साउथ अमेरिका की ही बात कर रहे हैं। चिली एंड पेरू ये किसका प्रोड्यूसन करती हैं? कॉपर का प्रोड्यूस करती हैं। अब ब्राज़ील एंड बोलीविया ये कंट्री हैं जो कि सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करती हैं? टिन का उत्पादन करती हैं। अभी जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है साउथ अमेरिका में, किस किस के लार्जेस्ट डिपॉजिट? गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइड, माइका, प्लेटिनियम एंड एस्बेस्टोस एंड डायमंड, ये सभी है। इन सभी के जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है वो कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन, कि जो मिनरल ऑयल है, ठीक है, यहाँ पर जो तेल है वो भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। आपको पता होगा कि ब्राज़ील क्राइसिस भी यहाँ पर, वेनेजुएला यहाँ पर ही है। एंजल फॉल भी यहीं पर है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे लंबा झरना है, ऊंचा झरना है, वो भी यहीं पर पाया जाता है। अभी हम देखेंगे, हम कहाँ थे? हम साउथ अमेरिका पे थे, है ना। तो मिनरल ऑयल हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में। अभी देखेंगे हम अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में भी जो संसाधन है वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। हमने कल बात की थी कि यहाँ पर अफ्रीका में खनिज संसाधन तो बड़े पाए जाते हैं, पर वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो मनुष्य का जो संसाधन है वो उसे अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए अफ्रीका बहुत ही गरीब है। तो जो किसी भी देश को जो समृद्ध है वो कौन बनाते हैं? वहाँ के जो मनुष्य हैं वही बनाते हैं। तो अगर वहाँ, इसलिए हमने पढ़ा था कि ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज, जो मानव है वो भी बहुत ही संसाधन है, बहुत ही बिग रोल प्ले करते हैं किसी भी देश में, देश के विकास के लिए। तो अफ्रीका में क्या है? बहुत ही रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, कि यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है, किसका उत्पादन किया जाता है? डायमंड्स का उत्पादन किया जाता है, गोल्ड का और प्लेटिनियम का। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि शायद हाँ अभी हमें इतने नाम याद नहीं होंगे। आपको इतने नाम याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप एक बार सुन लें। धीरे धीरे आपको 2-3 बार देखेंगे तो आपको थोड़े से वर्ड फैमिलियर लगने लग जाएंगे। आपने बहुत सारी कंट्रियों को नाम तो सुने ही होंगे यहाँ पर भी, तो धीरे धीरे हो जाएंगे याद। मेन अगर एग्ज़ाम में अगर आपने अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो आप साथ बनाए रखें और जल्दी हो भी जाएंगे याद आपको। आपने बस समझना है इन बातों को। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ
वर्ल्ड गोल्ड, कि ये इन्होंने कंट्री के नाम बताए हैं कौन कौन सी। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आपको पता है ना कहाँ पर है, इस वाले रीजन में लगभग साउथ अफ्रीका है, ठीक है, इस वाले रीजन में साउथ अफ्रीका, यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका में और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जिम्बाब्वे, जायरे, यहाँ पर लार्ज वर्ल्ड का भी गोल्ड बहुत यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर और कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं अफ्रीका में, कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइड। और ऑयल कहाँ कहाँ पाया जाता है, नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला में, नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला में। यहाँ पर आपको तेल भी मिलेंगे, पेट्रोलियम यहाँ पर आपको मिलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर था, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर था, ये है, ये वाला पोर्शन ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड मिलेगा। तो देखते हैं अभी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, की ये विश्व में जो बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा करता है। और इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, कि ये भी जो सोने का उत्पादन है ये भी बहुत ज़्यादा करता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल, इन सभी का उत्पादन करता है। और यहाँ पर आपको कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज, ये सभी आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जगह है, कौन सी जगह है जहाँ पर ये आपको मिलेंगे, कालगुरली, कालगुरली एंड कोलगाड़ी, कालगुरली एंड कोलगाड़ी, ये दो जगह हैं यहाँ पर आपको लार्जर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड मिलेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर भी बना हुआ है, कोल एंड मिनरल ऑयल यहाँ पर आपको मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कहाँ पर है, मैप में हम देखेंगे एक बार, ये रहा अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका। अभी इसकी बात करेंगे। जो अंटार्कटिका है ये तो आपको पता है कि इनएसेसिबल एरिया है, कि यहाँ पर थोड़ा सा अभी पहुँचना मुश्किल है। फिर भी यहाँ पर जो कोल पाया जाता है, जो कोयला पाया जाता है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है यहाँ पर, वहाँ पर। और आयरन नियर प्रिंस चार्लेस माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका, की जो पूर्व में अंटार्कटिका के वहाँ पर एक प्रिंस चार्लेस पर्वत है, ठीक है, पहाड़ है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको आयरन मिलेगा, आयरन ओर मिलेंगे वहाँ पर। और जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स है वहाँ पर आपको कोयला मिलेगा। और यहाँ पर आपको आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, यहाँ पर वो भी आपको कमर्शियल क्वांटिटीज़ में काफ़ी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे यूज़ ऑफ मिनरल्स की। हमने ये तो बात कर ली कि ये मिनरल्स हैं, ये यहाँ यहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, है ना, और साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हो गई, चिली हो गया, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अफ्रीका की कंट्रीज़ हो गई, जिम्बाब्वे, जायरे, भारत की कंट्रीज़ हो गई। तो इन्होंने यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज़ हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ा कि ये सभी जो कंट्रीज़ हैं ये इसका उत्पादन करती हैं। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इन मिनरल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर हम डेली लाइफ में देखें, अगर हम अपने घर में ही निगाह मारें तो हमें ज्वेलरीज कितनी सारी दिख जाएंगी, ठीक है। हमें अपने कितने सारे ज्वेलरीज में जितना भी वो मिनरल्स यूज़ किए गए हैं, खनिज पदार्थ यूज़ किए गए हैं, वो सभी क्या हैं, वो सभी मिनरल्स ही तो हैं। और ये सभी बनकर कहाँ से आए हैं, इंडस्ट्रीज से आए हैं। तो ये इस्तेमाल किए कहाँ जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल होता है। और ये जो होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं। और कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। एक कॉपर है, ठीक है, तांबा, ये एक ऐसी मेटल है जिसको हर जगह यूज़ किया जाता है। अगर सिक्के आप देखोगे उसको भी वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आप पाइप्स देखेंगे तो आपको उसमें भी आपको कॉपर का इस्तेमाल किया हुआ दिख जाएगा। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी तो एक मिनरल ही है। जो सिलिकॉन है उसका इस्तेमाल कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, फ्रॉम क्वार्टर्स, इससे निकाला जाता है। इसका मेन हम इतना याद रखेंगे कि जो सिलिकॉन का इस्तेमाल है वो कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो एल्युमिनियम है उसको बॉक्साइड ओर से बनाया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में, जितने भी हम व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एरोप्लेन्स में, जितने भी ये जहाज़ उड़ रहे हैं, और बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स में, एंड इवन इन किचन कुकवेयर, कि जो हमने किचन में कितने सारे सामान होते हैं उन सभी का इस्तेमाल ये जो है ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी हैं क्या, ये सभी है तो मिनरल्स ही ना, तो हमने ये देखना है। अभी कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की हमने ये तो देख लिया कि अच्छा तो ये हम इतने मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये इस जगह पाए जाते हैं, तो इनका भी हमें बचा के भी तो रखना पड़ेगा। तो मिनरल्स हैं वो क्यों बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं,
मतलब कि ये एक बार अगर ख़त्म हो गए, ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। मतलब कि अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो इनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। कितने हज़ारों साल एक चीज़ को दोबारा बनने में लग जाते हैं। अगर रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते तो हमें कोई इतना टेंशन नहीं होती, पर ये इसलिए तो इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है। जितने भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी कीमत थोड़ी कम है, ठीक है, उसकी इतनी कीमत है नहीं। पर एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, तभी तो हमें गोल्ड है इतना महंगा मिलता है, और जो डायमंड है कितनी कितनी कीमतों में मिलता है, कितना कीमती होता है। तो इसलिए इनकी हमें कंजर्वेशन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम इनको बनाने में इनको बनने में प्राकृतिक रूप से वो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर हम इनको इस्तेमाल करने में बहुत ही कम समय लगाते हैं। मतलब ये कि हम इनको नष्ट करने में तो इतना समय नहीं लगाते जितना इनको बनने में कितना टाइम लग जाता है। अभी हम देखेंगे, इन्होंने एक 3R का फॉर्मूला दिया हुआ है कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़, कि आप कोई भी इस चीज़ इस्तेमाल करने से सोचें उसे कि उसको दोबारा इस्तेमाल करें, ठीक है। आप थोड़ी सी वो भी कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको छोड़ो, नहीं इस्तेमाल करते, उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हमारे प्लास्टिक के डब्बे हो गए घर में, है ना, तो हम उनको किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बाहर फेंकने के बजाय। तो ये सभी बातें हैं, आप सभी इनका ध्यान रखें। नेशनल पावर ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो इनकी वायर्स हैं, ये जो आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी किससे बने हैं, खनिज पदार्थों से ही तो बने हैं। अभी हम देखेंगे पावर फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंसेस, कि ये जो पावर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमने अब सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अभी हम पावर रिसोर्सेज, जो शक्ति संसाधन है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शक्ति संसाधन का हम इस्तेमाल कौन कौन सी चीज़ों में करते हैं। शक्ति से अगर आप घर में देखो, घर में आप के लाइट जल रही होगी, है ना, पंखा चल रहा होगा, लैपटॉप, फ़ोन और कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, गीज़र, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर सारा कुछ, ये टीवी आपका सब कुछ कल किससे रहा है, पावर की मदद से चल रहा है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो भी किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ही देख रहे हैं, तो उसे पावर की ज़रूरत है, तभी तो वो चार्ज हुआ है, तभी तो हम देख पा रहे हैं। तो पावर की महत्वता कितनी है, आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक दिन लाइट ना रहे तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में और खेती बाड़ी के लिए जो ट्रैक्टर्स हैं, और अगर आपने पानी लगाना है खेतों में तो आपको ट्यूबवेल्स वगैरह चलाने पड़ेंगे। तो ये सभी हैं क्या, ये सभी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें कि ट्रांसपोर्ट में भी तो इतने सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कम्युनिकेशन के लिए और डिफेंसेस के लिए, कि रक्षा के लिए देश की, वो सभी का किसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि ये पावर है हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं, किस किस को, एक तो बांटते हैं हम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब कि परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत। कि कन्वेंशनल में कौन कौन से होंगे, जैसे कि फायर वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि जो हम उसका ज़्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाते हैं, कि उनको हम इस्तेमाल तो कर लेंगे। जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, ठीक है, पेट्रोलियम का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, एक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, जो कोयला है, कोल है। और जैसे कि आयरन, और ये तो चलो पावर रिसोर्सेज नहीं है, बट हम जितने भी हम कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, ठीक है, उनका हम इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मेनली फायरवुड, पेट्रोलियम की बात की हुई है, तो उनका इस्तेमाल एक टाइम में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो वो कौन से हो गए, कन्वेंशनल हो गए। अभी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आ गए, कौन से, कि जैसे हमें पता है कि अगर ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अपना ध्यान कन्वेंशनल से हटाकर नॉन कन्वेंशनल पे लाना होगा। क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल सारा इस्तेमाल कर लेंगे तो हम एक टाइम पर हमें ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, सतत पोषणीय विकास पढ़ा था हमने, कि इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमने ऐसे विकास करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बचा कर रखे जा सकें, कि वो भी इस्तेमाल कर लें। तो हमने इसलिए नॉन कन्वेंशनल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो कन्वेंशनल रिसोर्स कौन कौन से हैं, कॉमन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, कि हम इनका लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, एंड फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। कौन कौन से, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, कि जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियाँ जलाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, और जो फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म है, ईंधन है जो, ये सभी क्या है, ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। सबसे पहले हम
फायरवुड की बात करेंगे। फायरवुड, इट इज़ वाइजली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेनली खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे भारत जैसी कंट्री में लगभग 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स। कि अगर आपको पता है कि हमारे गाँवों में जो रहने वाली जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वो इस्तेमाल क्या करती हैं, लगभग 50% लोग तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका? जो वुड है, लकड़ी होती है, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाना बनाने के लिए। और जो प्लांट्स बच जाते हैं या फिर एनिमल बच जाते हैं वो धरती में दब जाते हैं। फिर धीरे धीरे कई सालों लाखों साल लग जाते हैं, फिर वो किस में बदल जाते हैं? जब प्रेशर उन पे पड़ता है, ठीक है, जब प्रेशर पड़ने के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, जैसे कोयला या पेट्रोलियम बन जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कि जो भी जानवर थे, प्लांट्स थे, वो मर गए, धरती में दबे रह गए। फिर बहुत सालों बाद उनमें प्रेशर पड़ा, गर्मी पड़ी, गर्मी के कारण वहाँ पर वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में तब्दील हो गए। तो इनको हम क्या कहते हैं? उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो चलिए हम अब अपना सेशन समाप्त करते हैं। कल हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। जितना हमने अभी अभी तक जितना पढ़ लिया, उसके बाद वाला जो चैप्टर है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा? उम्मीद है आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझ आया होगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।